जाति धर्म और लैंगिक मसले, अध्याय 4 है पॉलिटी की बुक का, क्लास 10th के। पिछले अध्याय में हमने ये जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती, और हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो ये सामाजिक असमानताएं हैं जो लिंग धर्म और जाति पर आधारित होती हैं, ये किस तरीके से राजनीति में अभिव्यक्ति लेती है, मतलब इनका राजनीतिकरण किस तरीके से किया जाता है। और हम बारी बारी से इन तीनों चीज़ों की चर्चा करेंगे, किन चीज़ों की जो जाति धर्म और लिंग पर आधारित है और जिनका राजनीतिकरण किया जाता है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो अभिव्यक्तियां हैं ये लोकतंत्र के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लैंगिक मसले और राजनीति। अब देखिए होता क्या है कि ये जो लैंगिक असमानता है ये हमें समाज में हर रूप में नज़र आता है, लेकिन हम इसकी पहचान राजनीति में नहीं कर पाते हैं। राजनीति के अध्ययन में हम शायद इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक कहें या प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, मतलब ये हम ऐसा मान ही लेते हैं कि ऐसा तो होता ही है, ये स्वाभाविक बन जाता है। प्राकृतिक लगता है कि लड़की का काम तो खाना बनाना है, औरतों का काम घर संभालना है, तो ये प्राकृतिक बन जाता है, ये स्वाभाविक सी बात बन जाती है। और फिर ऐसा मान लिया जाता है कि ये अपरिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। और हम इस चैप्टर में ये बात करेंगे कि जो ये असमानता का आधार है वो स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं होगी। जैविक बनावट का मतलब होता है कि जो शारीरिक बनावट है, जो इनकी बायोलॉजी है, उसके आधार पर हम ये बात नहीं करेंगे कि ये जो असमानताएं हैं शरीर के बनावट के आधार पर है, बल्कि हम ये जो असमानता है वो इस बारे में कहेंगे जो कि समाज में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं हैं उसके विषय में। मतलब जो रूढ़िवादी चीज़ें समाज में फैली हुई हैं औरत और पुरुष के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम उनकी जैविक बनावट की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म है श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब होता है कि काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकर नौकरानियों से करवाती हैं। तो इसको कहते हैं श्रम का लैंगिक विभाजन। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं, निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में ही यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन का मतलब कि हर परिवार में श्रम का लैंगिक विभाजन है। उसमें ये देखा जाता है कि लड़का क्या काम कर रहा है और लड़की क्या काम कर रही है, मतलब पुरुष क्या काम कर रहा है और महिलाएं कौन सा काम कर रही हैं। तो ये घर के लैंगिक विभाजन में झलकती है कि ये उनके पालन पोषण में ही समझा दिया जाता है कि अगर ये लड़की है तो ये क्या काम करेगी आगे, और ये लड़का है तो ये क्या काम करेगा। तो ये बात इसमें बताई गई है। जैसे औरतें घर के अंदर का सारा काम काज, जैसे खाना पकाना, साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना, ये सारी चीज़ें करते हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे जो काम है घर के वो औरतों के जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सब कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द फिर खुशी खुशी यह काम घर के बाहर करते हैं। घर में नहीं करेंगे लेकिन घर के बाहर करेंगे, कब? जब इनको पैसे मिलेंगे। जैसे देखिए दर्जी होते हैं जो, और होटल के जो रसोइये होते हैं वो पुरुष होते हैं। काम क्यों करें? क्योंकि उन्हें वहाँ पैसे मिल रहे हैं। और जो औरतें होती हैं घर के बाहर का काम नहीं करती, ऐसा भी नहीं है। गांव में जो स्त्रियां हैं वो पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई जो गरीब स्त्री है किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है। जो मध्यम वर्गीय स्त्री है वो काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। और सच्चाई ये है कि महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उनको उनके काम के लिए श्रेय नहीं दिया जाता। तो जब उनके काम के बदले में उनको श्रेय नहीं दिया जाएगा तो इस विभाजन का ये नतीजा होगा कि जो औरतें हैं वो घर की चारदीवारी में सिमट कर रह जाएंगी और बाहर का जो सार्वजनिक जीवन है वो पुरुषों के कब्जों में आ गया। इसका ये नतीजा हुआ। और अगर हम देखें तो मनुष्य जाति में औरतों की जो आबादी होती है वो पूरी आबादी का आधा हिस्सा होती है, लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य रही है।
और ये बात अधिकतर समाज पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुष को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। ठीक है। और इसमें बदलाव की बात की गई कि ये जो सिस्टम है जिसमें हमें अधिकार कम दिए गए हैं, इसमें बदलाव हो। और उन्होंने ये भी मांग की कि जो उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन है उनमें भी उनको बराबरी का हिस्सा मिले, मतलब उसमें भी बराबर सम्मान मिले। और इन्हीं आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल आपको समझना है कि नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्से हैं जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये सब स्कैंडिनेवियाई देश हैं। यहाँ पे महिलाओं की जो भागीदारी है उनका स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो कई सारे देश हैं जो काफ़ी सम्मान करते हैं और उन्होंने अपनी महिलाओं को काफ़ी सारे जो अधिकार दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है वहाँ पे। अब देखिए हुआ क्या कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी वो पुरुषों से काफ़ी पीछे है। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। ये एक शब्द है, पितृ प्रधान, जहाँ पे पुरुष जो होता है वो घर का मुखिया होता है, जहाँ पे पुरुषों की ज़्यादा चलती हो, तो ऐसे समाज को पितृ प्रधान कहते हैं। और ऐसे समाज में औरतों के साथ भेदभाव होता है। अब कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। महिलाओं में जो साक्षरता की दर है, ये जो नई वाली एनसीईआरटी है उसका डाटा है, वो है महिलाओं में 54% है और पुरुषों में 76% है। मतलब पुरुष महिलाओं से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और जब पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत कम ही महिलाएं ऐसी हैं जो उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती हैं। और जब उच्च शिक्षा नहीं पाएंगी तो फिर जो ऊंचे जो बड़े पद हैं उनमें उनकी भागीदारी भी कम होती है। इसका असर ये होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अब काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। अब हम ये देखते हैं कि लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगह पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं है तो उनसे कम भी नहीं है। लेकिन आगे की जो पढ़ाई के दरवाजे हैं उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की बजाय लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। लड़कियाँ पढ़ने में भी अच्छी होती है, लेकिन अक्सर उनके साथ ये हो जाता है कि घर से ही सपोर्ट नहीं मिल पाता। मम्मी पापा कहते हैं हम लड़कों को तो पढ़ाएंगे, लेकिन लड़कियों को कहते हैं कि नहीं, बस इसके बाद हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। अब इस स्थिति के चलते जो भी ऊंचे तनख्वाह वाले पद हैं वो उनमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है। और भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। मतलब महिलाएं कम काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। और इसीलिए सरकार ने कई सारे अधिनियम लागू करे, जैसे समान मजदूरी अधिनियम। इसके अंतर्गत अगर काम समान है तो चाहे वो महिला काम करे चाहे पुरुष, उन दोनों को समान मजदूरी दी जानी चाहिए। तो सरकार ने क्या किया भैया, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम लगा दिए और उसमें यह कहा गया कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। ठीक है। लेकिन कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे खेलकूद की दुनिया से लेकर जो सिनेमा के संसार है, अभी भी ऐसा देखा जाता है। और कल कारखानों में भी देखा जाता है कि जो पुरुष है ना, वो उनको ज़्यादा मजदूरी मिलती है महिलाओं की तुलना में। अभी भी ऐसा देखा जाता है। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। अब यहाँ से एक नया पॉइंट आ रहा है कि जो मम्मी पापा चाहते हैं भैया लड़का ही हो, और लड़की को जन्म देने से पहले ही उसको ख़त्म कर देने के तरीके इसी वजह से मानसिकता में पनपने लगते हैं।
लोग सोचते हैं भैया बस लड़का चाहिए, तो अगर गर्भ में लड़की आ गई तो पता नहीं जांच वाच करवा लेते हैं और फिर उसको ख़त्म करने के तरीके सोचने लगते हैं। और इसीलिए जो लिंग अनुपात है वो गड़बड़ हो जाता है। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या वो गिरकर 914 रह गई है। ये एनसीईआरटी का डाटा, और एनसीईआरटी का डाटा सबसे सही माना जाता है। ठीक है, तो आप एग्जाम में लिखना हो तो ये लिखेंगे 914। लिंग अनुपात इस समय कितना है? 914। और ये जो अब नक्शे देखेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि कई जगहों पर, मतलब पूरी इंडिया का 914 है औसत, लेकिन इस देश का कितना है? 914। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही भ्रूण हत्या कर दिया, कुछ ज़्यादा ही मतलब गर्भ में लड़कियों को मार दिया, तो वहाँ पे लिंग अनुपात बहुत कम हो गया, 850, 800, मतलब 1000 लड़कों में 800 लड़कियाँ, तो कहाँ से काम चल पाएगा। और इसी कारण से लड़कियों की संख्या कम है, इसी कारण से महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। और शहरी इलाके में तो महिलाएं खास तौर से और भी असुरक्षित है, वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी समस्याएं हैं जो इससे उत्पन्न होती है। अब दोस्तों यहाँ से एक नया पॉइंट आ रहा है कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। समझ रहे हैं कि समाज में तो इनकी ये हालत है, तो इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व अगर बढ़ा दिया जाए, राजनीति में अगर इनको हिस्सा दे दिया जाए, तो शायद इनकी जो स्थिति है वो और बेहतर हो पाए। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह, कौन से समूह? नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक ही तरीका है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए। जनता की चुने द्वारा प्रतिनिधि का मतलब जो एमपी हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो प्रधान है, जो जनता द्वारा चुनाव से चुने जा रहे हैं, उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए। जब सत्ता में महिला लेगी तो वो अपने लिए फैसले ले पाएंगी, अपनी महिलाओं के लिए फैसले ले पाएंगी। आगे देखते हैं। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। विधायिका मतलब जहां से कानून बनाए जाते हैं। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2009 में 10% पार हुई थी। मतलब 2009 में यह हालत थी कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें सिर्फ 10 महिलाएं हैं। 10, सोचिए, ज़्यादातर पुरुष भरे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% है। जो राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें 5%, मतलब 100 में से सिर्फ 5 महिलाएं हैं। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। आप इसको नीचे देख सकते हैं, नीचे कहीं लिस्ट दिया होगा या फिर ऊपर ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। मतलब अगर मुख्यमंत्री भी बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जो मंत्रिमंडल है वहाँ पे पुरुष ही ज़्यादा है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। मतलब कि जितने भी, जैसे कि संसद है उसमें जितनी भी सीटें हैं उसमें से उनके लिए तय कर दी जाए कि इतनी सीटों पर सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ पाएंगी। तो जब वो सीटें फिक्स हो जाएंगी महिलाओं के लिए तो उस सीट से महिला ही चुनाव लड़ेगी। और संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, उसमें विधानसभा हो या संसद हो, उसमें महिला उतनी चुन के आएंगी। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि एक उचित हिस्सा तय कर दिया जाए। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि कानूनी रूप से, कैसे? कानूनी रूप से, सिर्फ बोलने से तो कुछ होगा नहीं। जब कानून बनाएंगे तभी तो उस कानून का पालन करेंगे। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारें यानी पंचायती और नगर पालिकाओं में, मतलब जो पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान वगैरह का, और नगर पालिका का, उसमें 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। समझ रहे हैं? तो 10 लाख महिलाएं निर्वाचित हैं अगर हम आज देखें तो, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में, मतलब गांव में, शहर में जो भी चुनाव होते हैं उसमें इतनी महिलाओं की संख्या है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की
भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। देखिए, अब आपने गांव में शहर में तो आरक्षण दे दिया, लेकिन जो मेन पावर है, मेन सत्ता है, जहाँ से जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वहाँ पे भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तो गांव शहर में तो ठीक है, आपने प्रधान बना दिया, लेकिन सांसद बनाइए, विधायक बनाइए, तो वही बातें चल रही कि भैया कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए क्या कर दी जाए, आरक्षित कर दी जाए। संसद में इसका आशय एक विधेयक इस आशय का एक विधेयक भी पेश किया गया था, पर 10 वर्षों से अवधि से वह लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एक मत नहीं है और यह पास नहीं हो पा रहा है। मतलब समझिए, संसद ही तो पास करेगा कि संसद में 1/3 सीटें महिलाओं की होंगी, तो पुरुष जब उसमें पहले से भरे हुए हैं तो वो क्यों इस कानून को पास करेंगे कि इन पुरुषों की संख्या घटाकर उसी सीट पर महिलाओं को चुनाव लड़ाया जाए। ये बात आप समझिए ना, कि जब पुरुष पहले से ही भरे हुए हैं तो वो इस कानून को क्यों पास होने देंगे कि 500 सीटों में से जो 1/3 सीटें हैं या फिर जितनी भी सीटें हैं, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। पुरुष क्यों पास करेंगे? इसीलिए 10 साल से ये मुद्दा लटका हुआ है। लैंगिक विभाजन इस बात का एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन का एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस प्रकार लाभ होता है। मतलब कोई भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी परेशानी हो समाज में, जब तक उसको राजनीति में नहीं उठाया जाएगा, जब तक उस पर कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक उस वर्ग के लोगों को फायदा नहीं होगा। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी बातें हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये था। अब अगला जो पॉइंट है वो धर्म पर संबंधित है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया जो किस पे आधारित था, लिंग पे। अब आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, समझिए, खुद से भी पढ़िए, और जो पॉइंट्स न समझ में आए आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। और जो हम लोग अगला पॉइंट है धर्म, जाति धर्म और लैंगिक मसले है ना, तो ये अगला धर्म है, तो ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो आगे की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। बाकी आप इसको देखिए 1-2 बार और चीज़ों को समझिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।